Hello बच्चों, welcome to YouTube channel of Learning Mantras. Hope you all are doing well. Myself Riddhi. As you all know, Learning Mantra had started Saksham batch for class 12th Commerce. In yesterday's class, we had studied cash flow statement chapter. In that, we had covered our topic what is cash flow, importance of cash flow, limitations of cash flow, and about the activities that is operating activity, financing, and investing. In fact, we had covered our operating activity in the detail. So, in today's video, we are going to learn about financing and investing activity. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले वो देखिए, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से करिए, पार्ट 2 देन कंटिन्यू करिएगा। आप पहले पार्ट 1 को अच्छे से क्लियर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे वीडियो में बने रहें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है आपके लिए। लर्निंग मंत्र आपके लिए क्विज लेके आया है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपको इसके नेम से ही समझ में आ रहा होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग यानी इन्वेस्टमेंट करना। हम इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं? एसेट्स में करते हैं या फिर इक्विपमेंट्स में करते हैं। तो वही मतलब हुआ ऐसा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जितनी भी हम एसेट्स में, इक्विपमेंट्स में या फिर इन्वेस्टमेंट्स में पैसे को लगाते हैं या आउटफ्लो करते हैं, हम उसको लिखते हैं। या तो आपने परचेज करा होगा एसेट को या फिर सेल आउट करा होगा। कैलकुलेट कैसे करते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को, अब हम वो देखते हैं। अब इसमें पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कि आगे आपका फिक्स्ड एसेट जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट would be an investing activity. Also, proceeds from sale of a division or cash out as result of merger or acquisition would fall under investing activity. Means अगर आप कोई भी प्लांट को सेल आउट करते हैं या परचेज करते हैं किसी भी फिक्स्ड एसेट को, तो वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है अकॉर्डिंग टू द AS3 रिवाइज्ड। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट है कैश पेड फॉर एक्वायरिंग टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। जब हम कोई भी फिक्स्ड एसेट को या जो फिक्स्ड एसेट है आपका इंटेंजिबल या टेंजिबल, उसको एक्वायर करते हैं यानी परचेज करते हैं, उसको भी लिखेंगे क्योंकि उसमें हमारा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए हम इसको नोट डाउन करेंगे। फिर है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब कैश रिसीव हो रहा है फिक्स्ड एसेट को सेल आउट करके, इसमें क्या हो रहा है, इनफ्लो होगा आपके कैश का, इसलिए हम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नोट डाउन करेंगे। फिर आपका थर्ड क्या है, कैश पेड फॉर एक्वायरिंग शेयर वारंट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटरप्राइजेस और इंटरेस्ट इन सम जॉइंट वेंचर। कुछ जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं उनको भी इसके अंदर लिखेंगे जब हम कैश उसको पे करेंगे, एक्वायर करेंगे शेयर के कुछ वारंट्स को या फिर हम करेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट, तब इसमें क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है कैश को, इसलिए हम इसको लिखेंगे क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट थी। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल और इशू ऑफ शेयर्स, वारंट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटरप्राइज और इंटरेस्ट इन सम जॉइंट वेंचर्स। जब आप कैश को रिसीव करोगे, अभी हमने पढ़ा जब कैश पे करेंगे यानी आउटफ्लो होगा कैश का शेयर्स को एक्वायर करने में, डेट के लिए या जॉइंट वेंचर्स के लिए। सेम अगर आपको कैश रिसीव हो रहा है यानी इनफ्लो हो रहा है कैश का, तब भी हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है कैश गिवन एज एन एडवांस एंड लोन गिवन टू थर्ड पार्टी। अगर आप थर्ड पार्टी को लोन दे रहे हो या एडवांस में मनी दे रहे हो तो ये आपके लिए क्या है, आउटफ्लो है, बट आपके लिए एक एसेट हुआ ना, आपने दे दिया, आपको मिलेंगे बाद में, इंटरेस्ट के साथ भी मिल सकता है या नॉर्मली भी मिल सकता है, इसलिए हम इसको एक इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे। हमने अपना जो पैसा है वो एक इन्वेस्ट कर दिया है लोन देकर या एडवांस देके। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस एंड लॉसेस गिवन टू थर्ड पार्टीज। इफ आपने किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया हुआ है या फिर आपने दिया हुआ है, तब आपको जब रिसीव होगा मनी एडवांसेस पे या लॉसेस पे जो कि आपने थर्ड पार्टी को दिया है, उसको भी हम लिखेंगे, वो हमारे लिए क्या हुआ, इनफ्लो हुआ। तो मेन जो इसका क्रक्स है वो ये है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऑल द परचेजेस एंड सेल्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स आएगा। और इफ अगर आप कैश पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो डिस्पोजेबल शेयर्स पे, डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे या फिर कुछ जॉइंट वेंचर्स पे इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो या फिर थर्ड पार्टी को एडवांस कर रहे हो लोन और वो आपको रीपे कर रहे हैं, सिर्फ यही आती हैं आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बट वो मेनली जो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा वो आपसे सिर्फ इन्वेस्टिंग में यही पूछेगा,
सेल और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या मेन टू मेन आपको डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी दे सकते हैं बनाने के लिए। नेक्स्ट है फॉर्मेट, देखते हैं हम एक बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डिस्पोजल यानी आपने जो एसेट थे आपके वो सेल आउट कर दिए। सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर फिक्सचर्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ गुडविल, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क, ये सब हमारे क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हैं। अगर आप इनको पे कर देते हैं तो हमारे पास मनी का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। नॉन ऑपरेटिंग यानी जो नॉन रैकरिंग होती है, जो बार बार नहीं होती, कभी हो गई 1 मंथ में, 1 ईयर्स हो गया, या फिर 2 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, जो मतलब नॉन रैकरिंग है। डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, अब जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने डिविडेंड मिलेगा शेयर्स में से। रेंट ऑन प्रॉपर्टी रिसीव्ड, प्रॉपर्टी पे से रेंट आपको ये नहीं होता रोज मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पर। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पे भी हमें ईयरली मिलेगा, इसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी हमारी क्या है, इनफ्लोज है। अब हम लेस वाली आइटम देखते हैं, परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट। परचेज यानी आपने कुछ कैश दिया है, एसेट्स को लिया है। अब फिलहाल हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ ये नोट कर रहे हैं कि कितना कैश जा रहा है और कितना कैश हमारे पास आ रहा है। अगर हम परचेजेस करते हैं तो हमारे पास से कैश क्या होता है, आउटफ्लो होता है। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, आप मशीनरी परचेज करके लाए हैं, उसके बदले में आपने कैश दिया है, मशीनरी ले ली है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ गुडविल, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क्स। मेनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एसेट्स आते हैं, चाहे वो इंटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल हो। अगर आप सेल कर रहे हो तो आपके प्लस हो जाएगा कैश, अगर आप परचेजेस कर रहे हो तो माइनस हो जाएगा आपका कैश। इसके बाद हमारा निकल जाएगा लास्ट में नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर आपका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है तो फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगा। अगर आपका नेट कैश फ्लो जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का वो माइनस में है तो क्या आएगा, यूज्ड टू, फ्रॉम की जगह आएगा यूज्ड टू। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है और उसका अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। अब हम देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मेनली जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो शेयर कैपिटल से रिलेटेड होता है, डिबेंचर्स जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उससे रिलेटेड होता है। Cash flows from the activities which result in change in the shape and composition of owners fund। जो एक्टिविटीज ऑनर्स की जो फंड है उसकी जो शेप है वो चेंज कर देता है, उसको हम लिखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, इक्विटी शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, ये सब क्या आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब हम एक बार चेक करते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। कुछ एग्जांपल्स है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के, वो चेक करते हैं। फर्स्ट है बाइंग बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बाइंग बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होता है, जब एक कंपनी अपनी ऑनरशिप किसी को नहीं देना चाहती, उसकी जब वो डेट में थी उसने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, बट अब उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक है, तो वो अपने शेयर्स को बाय बैक कर लेते हैं एक्स्ट्रा मनी देके कि आपने हमारे से 1000 का खरीदा, हम आपसे 2000 का दे रहे हैं, आप हमें वापस दे दीजिए हमारे शेयर्स। अगर आप इक्विटी शेयर्स को बाय बैक कर रहे हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। सेकेंड है कैश रिसिप्ट फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर आपको कैश रिसिप्ट मिल रही है इश्यू ऑफ शेयर्स में, मतलब आपने इश्यू किए हैं शेयर्स जो है अपनी कंपनी के, वो पब्लिक में इशू कर दिए हैं, तब भी आप उसको कहाँ लिखोगे, फाइनेंसिंग में। थर्ड है कैश रिसिप्ट फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लोन्स, बॉन्ड्स एंड अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग। फॉर एग्जाम्पल कैश क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपने इश्यू करा है डिबेंचर्स को, लोन्स को, बॉन्ड्स को, वो भी आपका कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फोर्थ है आपका कैश रिपेमेंट ऑफ लोन्स इंक्लूडिंग बॉन्ड्स, करेंट मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स। अगर आप अपना रीपे कर रहे हो डिबेंचर्स को या फिर बॉन्ड्स को कर रहे हैं हम रीपे, तो वो भी हमारा कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिफ्थ है कैश पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड कैश पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड डिविडेंड टैक्स। अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो वो भी आपका कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ये 5 एग्जांपल्स हैं, आपको ये बहुत ध्यान से करने हैं। अब हम एक बार देखते हैं फॉर्मेट क्या होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे हम प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग। जब हम शेयर कैपिटल को इशू करते हैं या बोरो करते हैं तब पहले वो लिखा जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, ऐड करेंगे हम, क्योंकि हम इशू कर रहे हैं तो हमारे पास मनी का क्या हो रहा है,
इनफ्लो हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या करा, ऐड कर दिया। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एक्सेट्रा। माइनस कर रहे हैं हम इसमें से रिडेम्पशन को। क्यों? क्योंकि हम जब रिडीम कर रहे हैं या बाय बैक कर रहे हैं तो इसमें से जो हमारा मनी है वो क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। सिंपल रूल है पूरे कैश फ्लो का, अगर आपके पास से मनी जा रहा है तो हम माइनस कर देंगे, मनी आ रहा है तो प्लस कर देंगे। जैसे बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इन तीनों में हम जो मनी को है आउटफ्लो कर रहे हैं, हम बाय बैक कर रहे हैं तो पब्लिक को मनी दे रहे हैं और उनसे शेयर्स ले रहे हैं, रिडेम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स का या फिर रिडेम्पशन कर रहे हैं हम डिबेंचर्स का, डिविडेंड दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स पे या डिविडेंड जो है फाइनली पे कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स पे, डिविडेंड दे रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स पे या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम डिबेंचर्स पे। इसके बाद लास्ट में सबका टोटल माइनस और ऐड करके आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इफ इसका जो लास्ट में बैलेंस है वो प्लस में आता है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ही लिखेंगे, और अगर माइनस में आता है तो हम क्या लिखेंगे, यूज टू, नेट कैश यूज टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। होपफुली आपको तीनों ऑपरेटिंग में हमने क्या पढ़ा था कि डे टू डे जो सेल्स से बेसिस ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं वो सब लिखेंगे हम। इन्वेस्टिंग में हमने पढ़ा फिक्स्ड एसेट्स के बारे में आएगा, उसके परचेज और सेल्स के बारे में। हमने फाइनेंसिंग में पढ़ा शेयर कैपिटल से रिलेटेड आएगा। हमने तीनों के फॉर्मेट्स पढ़िए, अगर आपको तीनों के फॉर्मेट्स में कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत एक्साइटिंग क्विज है, आप अपने, मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगी, तीनों के आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपके तीनों आंसर्स ठीक होंगे तो आपको लर्निंग मंत्रा इसकी तरफ से क्लास 12 का फ्री पैकेज मिलेगा स्टडी मटेरियल का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करने की ट्राई करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज। कैश फ्लो में जो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ा उसमें से कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब 4 ऑप्शंस हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। आपको इसका आंसर करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हमें चारों ऑप्शंस में से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कौन सा है वो बताना है। फर्स्ट है परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट बाय बैंक, एंड लास्ट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच आइटम कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन द कैश फ्लो। 4 ऑप्शन है इसके, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इंटरेस्ट पेड, ऑल ऑफ द अबव। आपको तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये बहुत अच्छा चांस है, आप इसको मिस मत करें। इस क्लास में इतना ही। होप सो आपको कैश फ्लो के बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, तीनों अकाउंट्स के फॉर्मेट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। See you all in the next video. Till then, share this video with your friends. Do subscribe, like, and don't forget to press bell icon to get notified our presence. Thank you.